नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डीजी कॉन्फ्रेंस समीक्षा में सीएम साय का बड़ा बयान। पुलिस को 255 करोड़ की सौगात। धान खरीदी और रसोई मुद्दे पर जवाब। खुटकू धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाले का आरोप। 50 बोरी पर 1 बोरी अतिरिक्त वसूली का वीडियो वायरल। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट सख्त। नई नियुक्तियों पर रोक। राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोहतराई में बड़ी पहल। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन ने बच्चों को स्मार्ट टीवी और स्वेटर भेंट किए। अब खबरें विस्तार से। रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले 3 दिनों तक देश भर के 208 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में व्यापक विचार विमर्श हुआ था। उसी के आधार पर अब समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। केंद्र से मिले निर्देशों पर अमल करने को लेकर प्रदेश स्तर पर समीक्षा की गई है और आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग से जुड़े विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 255 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें साइबर थाना, एडीओपी कार्यालय, थाना चौकी और पुलिस मेस शामिल है। इससे पुलिस विभाग को बड़ी सौगात मिली है और अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर माहौल में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अन्य मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र हादसे में अजित पवार के निधन को बेहद दुखद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं रसोइयों की मौत पर कहा कि इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। धान खरीदी पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम साय ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रही है और किसानों को टोकन कटवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय था कि पिछले दिनों 3 दिनों का डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस केंद्रीय स्तर का रखा गया था, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित पूरे देश से 260 से ज़्यादा अधिकारी 3 दिनों तक यहाँ पूरे देश की कानून व्यवस्था पर गहन विचार विमर्श किए और ये बड़ा सौभाग्य था। मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला था और उसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक का यहाँ पर आयोजन था। कांग्रेस की होने वाली केंद्रीय बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट से सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आज दिल्ली में केंद्रीय बैठक आयोजित की जाएगी, जबकि कल पंजाब में भी महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में संगठन और राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि बैठक में SIR, वोट चोरी, मनरेगा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से आम जनता, किसान और मजदूर परेशान है, जिसे लेकर पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। दीपक बैज ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदेश के 307 ब्लॉकों में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाने की मांग लगातार करती रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वंदे मातरम ला लेंगे, कभी भारत माता की जय ला लेंगे, कभी तो और क्या ला लेंगे। बोले सरकार को किसानों की चिंता करना चाहिए, सरकार को किसानों की चिंता करना चाहिए, सरकार को छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की चिंता करना चाहिए, सरकार को जो धरने में बैठे हैं रसोइयों की उनकी चिंता करना चाहिए। 4.5 से 5 लाख जो संविदा कर्मचारी वादा करके आए थे मोदी गारंटी के नाम से, उनकी चिंता करना चाहिए। जो डीएड वाले कर्मचारी बैठे उनकी चिंता करना चाहिए। बोले भारत माता, वंदे मातरम की चिंता करते हैं, वो तो हमारे दिल में है। आज दिल्ली और कल पंजाब। दिल्ली में आज खड़गे साहब और राहुल जी मीटिंग लेंगे छत्तीसगढ़ के नेताओं का और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उनको हाईकमान को जो डायरेक्शन देना होगा उस हिसाब से हम सब काम करेंगे। मनरेगा महासंग्राम के तहत कल 2 जगह सभाएं हैं। पंजाब में और उसके बाद फिर वापसी के कार्यक्रम है।
शहर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 2 की प्रथम संगठनात्मक बैठक बुधवार को वार्ड क्रमांक 41 तोरवा स्थित बोलबम चौक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष तजम्मुल हक ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना एवं आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा। बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम, SIR सहित अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों से आम जनता, मजदूर, किसान एवं युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को संगठित होकर जनता की आवाज बुलंद करनी होगी। इस अवसर पर विशेष रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, ब्लॉक प्रभारी महेश दुबे एवं शिबली खान की गरिमा में उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, वार्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने एवं जनसंपर्क अभियान को गति देने का आह्वान किया। बैठक में ब्लॉक 2 के अंतर्गत आने वाले सभी मंडल एवं वार्डों के पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर आगामी आंदोलनों एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया। अंत में ब्लॉक अध्यक्ष तजम्मुल हक ने उपस्थित सभी कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में ब्लॉक 2 कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सशक्त आंदोलन करेगी। संगठन सृजन अभियान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कमेटी और मंडल कमेटियों का गठन हुआ है और उसमें पहली बैठक ब्लॉक क्रमांक 2 की, जिसके अध्यक्ष हमारे बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता को बनाया गया है अध्यक्ष तजम्मुल हक जी को, और उनको हम सब बधाई देने आए थे। साथ ही SIR में जो गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कैसे सुधार करेंगे। तो ये जिला शहर कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक 2 है। इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नवनियुक्त तजम्मुल हक जी के नेतृत्व में बैठक की और इस बैठक का जो प्रमुख एजेंडा था वो मनरेगा बचाओ संग्राम, जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो मनरेगा को लेकर के आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, 30 जनवरी से लेकर के आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसको लेकर के आवश्यक चर्चा थी। SIR को लेकर के चर्चा थी। आज हमारे ब्लॉक 2 में मनरेगा बचाओ संग्राम की बैठक और मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे नए शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे जी, हमारे प्रभारी विजय पांडे जी और टाटा महाराज, शिबली भाई और सभी हमारे ब्लॉक के जो पूर्व पार्षद सब उपस्थित होके जो हमारी 30 तारीख को जो हमारी धरना है उसका आज हम सभी लोगों ने प्लान किया है। सेवा भाव, सामाजिक जिम्मेदारी, धर्म और संस्कृति से युवाओं को जोड़ने की दिशा में दृष्टि यूथ फाउंडेशन एक सराहनीय पहल के रूप में सामने आया है। छोटे से प्रयास से शुरुआत करने वाली यह संस्था बीते 6 महीनों से निरंतर जरूरतमंदों की सेवा में जुटी हुई है। फाउंडेशन द्वारा बिलासपुर रेलवे जंक्शन के बाहर प्रति सप्ताह मंगलवार और शनिवार को निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 450 से 500 जरूरतमंदों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क भोजन सेवा में दाल, चावल, सब्जी एवं मिष्ठान शामिल रहता है, जिसे पूरी स्वच्छता और गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाता है। यह भोजन दृष्टि यूथ फाउंडेशन के युवा स्वयं प्रेम और सेवा भाव के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचाकर परोसते हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा में जोड़ते हुए धर्म, संस्कृति और सामाजिक सेवा के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराना है। फाउंडेशन के युवा अपनी पॉकेट मनी से एकत्र राशि से सेवा कार्यों की शुरुआत कर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वॉइस फॉर वॉइसलेस के मूल मंत्र के साथ संस्था भविष्य में पशु पक्षी कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना बना रही है। नियमित पढ़ाई के साथ सामाजिक सेवा में सक्रिय ये युवा आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। बिलासपुर जिले के घुटकू धान खरीदी केंद्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि किसानों से तय मात्रा से अधिक धान लिया जा रहा है। कथित गड़बड़ी के अनुसार हर 50 बोरी धान के पीछे एक अतिरिक्त बोरी जबरन ली जा रही है, जिसकी न तो कोई रसीद दी जाती है और न ही वजन की पूरी जानकारी मिलती है। कुछ किसानों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में किसान अपनी शिकायत रखते हैं और कहते हैं कि उनसे ज्यादा धान लिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी है। किसानों ने बताया कि यह उनकी पहली बार धान बिक्री है, लेकिन टोकन प्रक्रिया, वजन और कटौती को लेकर सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जब वे सवाल करते हैं या विरोध जताते हैं तो केंद्र के कर्मचारी मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।
भू विस्थापितों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि स्वामियों को पुनर्वास और रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने SCCL को निर्देश दिया है कि वह भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू राज्य पुनर्वास नीति का पालन करे। बिलासपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस अधिकार से मनमाने तरीके से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि भू विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिया जाना एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भूमि अधिग्रहण की तिथि से यह नीति लागू हो जाती है और भूमि अधिग्रहण करने वाली कंपनी या संस्था इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। SCCL के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़े मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि पुनर्वास और रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 का तार्किक परिणाम है और रोजगार से इनकार करना न केवल अनुचित है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के साथ साथ अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में हुए पुराने सीट अलॉटमेंट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमों में बदलाव के बाद पहले से दिया गया एडमिशन मान्य नहीं रहेगा और अब नई काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए ही सीट आवंटित की जाएगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि 2025 के नियम 11 में संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पहले से आवंटित सीट पर बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही इस मामले में अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यह मामला भिलाई निवासी अनुष्का यादव की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने 22 और 23 जनवरी 2026 के राज्य सरकार के आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि मेरिट के आधार पर उन्हें भिलाई के निजी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिली थी और फीस व बैंक गारंटी जमा कर प्रवेश ले लिया गया था। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि काउंसलिंग रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर तन्वी बहल मामले के आदेश के पालन में लिया गया है। सरकार ने कहा कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, इसलिए नियम 11 में संशोधन कर 50% सीटें छत्तीसगढ़ से MBBS करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और 50% सीटें ओपन मेरिट से भरने का प्रावधान किया गया है, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के कलपर और मोदेमरका गांव के जंगलों में चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान कुल 9 IED प्रत्येक लगभग 5 किलो बरामद की गई है। बरामद IED को बड़े हमले की मंशा से जमीन में छिपाया गया था। सुरक्षा बलों को नक्सल गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर DRG और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने संदिग्ध स्थानों की बारीकी से जांच करते हुए एक के बाद एक IED बरामद की। मौके से इलेक्ट्रिक वायर, डेटोनेटर और अन्य बारूदी सामग्री भी जब्त की गई, जिससे नक्सलियों की घातक योजना का खुलासा हुआ। सभी IED को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। माना जा रहा है कि नक्सली इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने या बड़े हमले के लिए करने वाले थे। घटना के बाद पूरे सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया और सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया और कहा कि जवानों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में 10 दिसंबर को पूर्व सरपंच मनबोध यादव की निर्मम हत्या के मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिला। हत्या के करीब 40 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज मृतक के परिजन और यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में SP कार्यालय पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि हत्या के नामजद आरोपियों के पिता द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जबकि पुलिस को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। 40 दिन बीतने के बावजूद न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही जांच में कोई ठोस प्रगति नजर आई, जिससे परिवार भय और तनाव में है। आक्रोशित परिजन और यादव समाज के लोग SP कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यादव समाज बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। मामले पर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने यादव समाज और परिजनों से बातचीत कर आश्वस्त किया कि हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने परिजनों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। मेरे पति को घर से बुलाकर उनकी जो हत्या किए हैं वो 3 आरोपी अभी जेल में बंद है। एक तो ऐसे ही घूम रहा है, धमकी दे रहा है वो भी, लेकिन जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनकी कभी जमानत ना हो और वो गांव में आ ही ना सके और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए इस विषय में। कौन हत्या किया था, कौन धमकी दे रहा है?
गौतम चंद साहू, गुलाब चंद साहू और अजय ध्रुव, ये तीनों अभी गिरफ्तार हैं। और जो इनके पिताजी हैं हरीश चंद साहू, वो आए दिन अभी धमकी दे रहा है कि आप ऐसा ऐसा सब कर रहे हो तो जेल से छूटने के बाद आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आज चोरभट्टी में पूर्व सरपंच मनबोध यादव जी के हत्या के संबंध में हमने 2 महीने के बाद देखे कि उसमें जांच अच्छे से नहीं हो रहा है। मात्र 3 लोग को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें और सम्मिलित हैं जो बाहर घूम रहे हैं। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, पुनः प्रथम सिरे से वो जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी आदमी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको आजीवन कारावास हो। इसके लिए हम लोग पूरे गांव के आसपास के सभी यादव बंधु, सर्व यादव समाज के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सकली थाना अंतर्गत चोरभट्टी गांव में 10 दिसंबर को एक हत्या हुई थी। पूर्व सरपंच मनबोध यादव की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। आज सर्व यादव समाज के द्वारा और गांव के अन्य लोग भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं और अपनी मांगे रखे हैं। एसपी सर के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जिस पर कार्रवाई का एसपी सर ने आश्वासन दिया है। जांच में लापरवाही बरतने की बात सामने आ रही है। इनका इन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर अभी इस पर जांच की जा रही है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।